कंपनी लॉ का एक लेक्चर हो गया था हमारा। नाउ ये कंपनी लॉ का सेकंड लेक्चर है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है नेचर ऑफ कंपनी। तो नेचर ऑफ कंपनी इस टॉपिक के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। ठीक है, कंपनी लॉ अभी स्टार्ट ही किया है। कंपनी लॉ का जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है नेचर ऑफ कंपनी। इसको चैप्टर मान लो, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है नेचर ऑफ कंपनी। अब ये जो नेचर ऑफ कंपनी है इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकंड लेक्चर है कंपनी लॉ का। अब इस लेक्चर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी देख रहे हैं। है तो बिल्कुल बेसिक चीज़, पढ़ाने लायक तो नहीं है, बट फिर भी जिन लोगों ने बिल्कुल कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं आज तक तो उनको बेनिफिट हो जाए। वो लोग ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें उनको बुक में मिलें कि उनको लगे कि ये हमने पढ़ी नहीं रखी। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को इस कंपनीज एक्ट की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक एक चीज़ कवर हो जाए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बढ़ते हैं। बेसिकली एडवांटेज जो है या डिसएडवांटेज जो है, एक तरह से अगर हम देखें तो कंपनी के फीचर्स ही हैं। ठीक है, कंपनी के फीचर्स ही हैं ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वैसे तो हमने कंपनी के जो फीचर्स हैं वो लास्ट क्लास में देखे थे हमने, और कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो कंपनी की जो करेक्टरिस्टिक्स देखी थी वो फीचर्स ही हैं। अब ये जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बढ़ रहे हैं ये भी मोर और लेस कंपनी के फीचर्स ही मान सकते हो, बस इनको नाम दे दिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का। नाउ फर्स्ट जो पहले एडवांटेज कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एडवांटेज कंपनी बना के बिजनेस करने की जो पहली एडवांटेज है वो पहली एडवांटेज है इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। अब पहली जो फर्स्ट इन एडवांटेज है कंपनी बना के बिजनेस करने की वो है इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कंपनी बना के बिजनेस करते हो तो इंडिया का कानून कंपनीज एक्ट आपकी कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा देता है, और उसको चलाने वाले जो लोग हैं, उस कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं उनको सेपरेट मानता है। यानी कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। ना वो कंपनी की जो लायबिलिटी होंगी वो कंपनी की होंगी। वो कंपनी की लायबिलिटी के लिए कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर लायबल नहीं है। यानी जो लोग कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं वो लोग अलग हैं, कंपनी अलग है, और कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होंगी। कंपनी के क्रेडिटर कंपनी के मेंबर्स को नहीं पर्सनली स्यू कर सकते। यानी कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो लायबल नहीं है कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के असेट्स में से ही पे की जाएंगी। अगर कंपनी के पास लॉसेस हो गए और कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा है और कंपनी के असेट्स कम है तो वो जो कम असेट्स हैं बस वही कंपनी के क्रेडिटर्स को मिलेंगी। ठीक है, मान लो कंपनी की लायबिलिटी है 100 करोड़ और असेट है सिर्फ 40 करोड़ की, तो वो 40 करोड़ की असेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 100 करोड़ की लायबिलिटी में। लेकिन कंपनी के मेंबर्स को नहीं बोला जाएगा कि आप पर्सनली अपना घर बार बेच के क्रेडिटर को पैसा दो। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपके बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं मिलता, और अगर आपके उस बिजनेस में लॉस हो गया कल को तो बिजनेस की असेट बेचने के बाद जो भी लायबिलिटी रह जाएगी वो लायबिलिटी आपको अपने पर्सनल घर से पैसा ला के पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कंपनी का, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। नाउ सेकंड जो एडवांटेज है ये फीचर मान लो ये है लिमिटेड लायबिलिटी। अब घुमा फिरा के बात इसमें भी वही हो रही है। जो सेकंड एडवांटेज है वो है लिमिटेड लायबिलिटी की। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं या जो कंपनी को जो बिज़नेस चला रहे हैं
कंपनी बना के बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी में। यानी कंपनी में अगर लॉसेस हो गए तो उनको अपने पर्सनल घर से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी पर्सनली कंपनी की है। कंपनी की लायबिलिटी के लिए कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है? तो मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी के टूवर्ड्स होती है। यानी मेंबर्स जो लायबल हैं वो किसके लिए लायबल है? कंपनी के लिए लायबल है। मेंबर्स आर लायबल टूवर्ड्स कंपनी, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी कौन सी है? लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है? देखो, अगर कंपनी में ने शेयर कैपिटल इशू कर रखी है, ठीक है, कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू कर रखी है, तो क्या होता है, ऐसी कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर देती है और मेंबर बदले में क्या देते हैं? कंपनी को पैसा देते हैं। अब अगर कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का इशू किया अपने मेंबर को, और उसने, अब क्या हुआ कि कंपनी को सिर्फ 2 रुपये ही पे किए हैं, यानी 10 रुपये का शेयर है जो कंपनी ने अपने मेंबर को दिया है, और उस शेयर पे कंपनी मेंबर ने सिर्फ 2 रुपये पे किए हैं, तो ये जो 8 रुपये अनपेड है, सिर्फ कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी इतनी रहेगी। एक बार कंपनी के मेंबर ने 8 रुपये दे दिए तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी हो जाएगी 0। यानी इसका मतलब अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करी है तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? जितना कंपनी के मेंबर ने शेयर परचेज किए हैं कंपनी से, उन शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है उतना कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी होगी। एक बार कंपनी के मेंबर ने शेयर्स का पूरा पैसा कंपनी को दे दिया तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी हो जाती है 0 बस। ऐसी अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी, यानी ऐसी कंपनी जिसने शेयर कैपिटल इशू नहीं करी, जिसने शेयर कैपिटल इशू नहीं करी, इसने अपने मेंबर्स को कहा कि हम आपको शेयर नहीं देंगे, लेकिन इसने अपने मेंबर से कहा है कि आप सारे मेंबर्स कंपनी को गारंटी दो कि कल को अगर कंपनी में लॉसेस हो गए और कंपनी वाइंडिंग अप में जारी होगी, बंद होने की कगार पे होगी, तो कंपनी के मेंबर्स जितना गारंटी दे रहे हैं उतना उतना पैसा कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो कंपनी के मेंबर्स गारंटी देते हैं कंपनी को कि भाई हम अगर कल को कंपनी लॉसेस में जाती है और वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाती है तो हम कंपनी में इतना इतना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है? जितना उन्होंने गारंटी दी है कंपनी को कि वो पे कर देंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब ऐसी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही अराइज होगी, और कितनी लायबिलिटी बनेगी मेंबर्स की? जितना उन लोगों ने गारंटी दे रखी है कि हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसी कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो इस कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं उस कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और जिस कंपनी ने गारंटी ली अपने मेंबर से उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी जितना शेयर पे अनपेड अमाउंट है उतनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लायबिलिटी जितना मेंबर्स ने गारंटी दी है कि वाइंडिंग टाइम पे वो पे कर देंगे। एक ऐसी कंपनी भी होती है जो शेयर भी इशू करती है और गारंटी भी लेती है। ऐसी कंपनी बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैव सॉरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है, इसका मतलब ऐसी कंपनी ने अपने मेंबर्स को शेयर भी इशू कर रखे हैं और गारंटी भी ले रखी है। तो ऐसी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? जितना शेयर पे अनपेड अमाउंट है वो भी, और प्लस में जितना उन्होंने गारंटी दे रखी है वो भी। यानी ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी 2 फोल्ड होती है, एक शेयर पे जो पैसे देना है वो, और एक गारंटी जो दे रखी है उतनी लायबिलिटी उन मेंबर्स की होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी में। ठीक है, ये सेकंड फीचर था लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी का। नाउ अब आगे देख लेते हैं। थर्ड है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, थर्ड एडवांटेज या फीचर मान लो सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब कंपनी की जो मेंबर, अब कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, अपने मेंबर से अलग है। तो कंपनी जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो कंपनी के नाम पे ही होगी प्रॉपर्टी,
कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही होती है, और कोई भी जो कंपनी का मेंबर है वो पर्टिकुलर क्लेम नहीं कर सकता कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी है। अगर सपोज करो कंपनी में 10 मेंबर हैं और कंपनी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन 10 मेंबर की नहीं है, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी? कंपनी की कहलाएगी। अब इस 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर मान लो कंपनी छोड़ के चले गए, यानी 2 लोगों ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, बेच दिए और कंपनी छोड़ के चले गए, तो कंपनी में कितने रह गए? 8 मेंबर रह गए। मतलब ये है कि ये जो कंपनी में 10 मेंबर थे, इनमें से 2 मेंबर ने ये जो बाकी के 8 मेंबर हैं इन्हीं को अपने शेयर बेच दिए और कहा भाई हम जा रहे हैं, और ये 2 मेंबर चले गए। तो अब ये जो 8 मेंबर हैं जो रह गए हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी की जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, तो मेंबर्स आए या जाएं कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा जैसे पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर जाता है तो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा उस पार्टनर के हिस्से में आता है वो उस पार्टनर को मिलता है। यानी अगर ये पार्टनरशिप होती और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लो पार्टनरशिप के पास है और 10 मेंबर हैं, 10 पार्टनर हैं, तो अगर 2 पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं तो उन 2 पार्टनर को इस 100 करोड़ में से जितना हिस्सा बनता है वो मिलेगा। लेकिन कंपनी का ऐसा केस नहीं है, कंपनी अलग है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, मेंबर्स आएंगे जाएंगे डजंट मैटर, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की रहेगी। ठीक है, तो मेंबर क्लेम नहीं कर सकते कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ, जो प्रॉफिट्स कमाती है कंपनी, तो वो प्रॉफिट में से अगर कंपनी चाहती है तो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट दे सकती है डिविडेंड के रूप में, बट कंपनी की प्रॉपर्टी में कंपनी के मेंबर्स क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी के मेंबर्स क्या कर सकते हैं? कंपनी के मेंबर्स जो कंपनी के प्रॉफिट होंगे हर साल उसको ले सकते हैं एज ए डिविडेंड, बस। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। रिलायंस के अगर आप मेंबर हो, रिलायंस को कई हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है और आप कंपनी के मेंबर हो, जैसे मुकेश अंबानी एक मेंबर है रिलायंस कंपनी का, तो 10,000 करोड़ में से मेंबर्स क्या करेंगे? वो प्रॉफिट अपने में बांट लेंगे। तो जो बड़ा शेयर होल्डर है जिसके पास ज़्यादा शेयर है उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट चला जाएगा। रिलायंस में जैसे मुकेश अंबानी है वो सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर है, तो रिलायंस का एक मोटा प्रॉफिट मुकेश अंबानी के पास जाता है, बाकी जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है बाकी प्रॉफिट उनमें चला जाता है। तो प्रॉफिट मिल सकता है डिविडेंड के रूप में मेंबर्स को, बट कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेंबर्स का कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसी अब फोर्थ फीचर है, ये फोर्थ एडवांटेज मान लो, फीचर मान लो, परपेचुअल सक्सेशन। यानी ये बातें आपको कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए कि हाँ कंपनी के बारे में ऐसा कुछ सिस्टम होता है, इसलिए पढ़ाई जाती है बातें। तो परपेचुअल सक्सेशन, अब परपेचुअल जो सक्सेशन है इसका मतलब ये है कि कंपनी एक बार बन गई तो बस मेंबर्स आते जाएंगे कंपनी में और मेंबर्स जाते जाएंगे। किसी मेंबर को आना है तो शेयर परचेज कर लेगा कंपनी के, किसी मेंबर को जाना है तो शेयर को बेच के निकल जाएगा। ठीक है, तो मेंबर आते जाएंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी तो चलती रहेगी, परपेचुअल लगातार उसकी एग्जिस्टेंस है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर 2 पार्टनर है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी तो आती रहेगी, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहेगी। फिफ्थ फीचर है, अब कंपनी अगर आपको केस करना है तो कंपनी के नाम से आपको केस करना है, और कंपनी ने भी अगर किसी और के ऊपर केस करना है तो कंपनी अपने नाम से ही केस करेगी। यानी कंपनी के नाम पे ही केस होगा, और कंपनी ने किसी को के पे केस करना है तो कंपनी अपने नाम से ही केस कर सकती है। मेंबर्स अपने नाम पे कंपनी के बिहाफ पे केस नहीं कर सकते, और अगर आपको किसी कंपनी पे केस करना है तो आप उनके मेंबर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते, आपको कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, कंपनी के खिलाफ ही आप केस फाइल करोगे। ठीक है, तो कंपनी के नाम पे केस फाइल हो सकता है और कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ अगर किसी मेंबर्स ने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है और आप कंपनी के अलग उसको पर्सनली फ्रॉडुलेंट एक्ट में केस करना चाहते हो मेंबर के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। बट मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि कभी
आप क्रेडिटर हो कंपनी के और आपको कंपनी से पैसा चाहिए, तो आप कंपनी के ऊपर केस करोगे, कंपनी के मेंबर के ऊपर केस नहीं होगा, कंपनी के नाम से केस किया जाएगा। ठीक है, तो केस किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे होगा। चाहे बेशक बाद में कोर्ट क्या करेगा, कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को बुला लेगा, मेंबर्स को बुला लेगा और केस में पार्टी बना लेगा, बट केस टेक्निकली कंपनी के नाम से होगा, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट फीचर है, ये एडवांटेज बोलो या फीचर बोलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? देखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है कि भाई अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप अपने शेयर मार्केट में किसी को बेच सकते हो और आप कंपनी छोड़ के एग्जिस्ट हो जाओगे, और जिस बंदे ने आपके शेयर खरीदे हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी केस में। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर बेच के जा सकता है, बट प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जनरली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन में जैसे ऐसा लिखा होता है, जैसे बोलते हैं कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी के मेंबर को अगर अपने शेयर बेचने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को बेचेगा, अगर वो नहीं खरीदता तो फिर वो बाहर बेच सकता है। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ती है, तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर भी अपने शेयर बेच सकते हैं, बट जो प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करने के बाद। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। अगर पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हो, एक पार्टनर अपना हिस्सा शेयर किसी बाहर वाले को ट्रांसफर करना चाहता है, तो पहले सब पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे देते हैं तब जाके वो पार्टनर किसी बाहर वाले को अपना शेयर बेचवाएगा, अदरवाइज नहीं बेच पाएगा। तो पार्टनरशिप में शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब देखो, यहाँ कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी ये कंपनी के मेंबर क्या करते हैं, कंपनी से शेयर परचेज करते हैं और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये जो शेयर होल्डर है या मेंबर्स हैं, ये खुद तो कंपनी में आके बिजनेस करेंगे नहीं रोज रोज, ये तो मोटी पार्टी होती है, बस इन्होंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट में कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, कंपनी को रन करते हैं। तो क्या होता है, लार्जर कंपनी आप देखोगे, बड़ी बड़ी जो बड़ी कंपनियां, उसमें क्या होता है, जो जिन लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो होते हैं शेयर होल्डर। लेकिन वो शेयर होल्डर कई सारे होते हैं, कई कई मतलब एक कंपनी में मान लो 10 लाख शेयर होल्डर हैं, 50 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 50 लाख लोग आके थोड़ी ना बिजनेस करेंगे डेली आके। तो वो क्या करते हैं, अपने बिहार पे कुछ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को अपॉइंट कर देते हैं। वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बिहार पे बिजनेस को रन करती है। ठीक है, लेकिन अब जनरली प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में ये होता है कि देखो, जैसे मान लो 50 लाख शेयर होल्डर हैं, तो उस 50 लाख शेयर होल्डर में से ऐसे शेयर होल्डर जरूर होंगे जिन्होंने कभी वो बिजनेस स्टार्ट किया होगा और उनके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद को भी मैनेजमेंट में रखते हैं। ठीक है, तो खुद भी वो डायरेक्टर रहते हैं। तो जो 50 लाख शेयर होल्डर है, तो सारे के सारे शेयर होल्डर तो मैनेजमेंट में नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है और जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, वो लोग शेयर होल्डर के साथ साथ अपने आप को भी मैनेजमेंट में डायरेक्टर या चेयरमैन रखते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्टर के साथ में। तो भाई मैनेजमेंट अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है, ये भी कंपनी का फीचर है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है फाइनेंस। अब फाइनेंस में ये होता है कि अगर आपको पब्लिक से पैसा रेज करना है, यानी आप प्रोस्पेक्टस इशू करके अपनी स्कीम बता के लोगों से डायरेक्टली पैसे उठाना चाहते हो, तो आप तभी उठा सकते हो जब आपने अपनी कंपनी को एज ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर रखा है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म बनाकर या और कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के आप लोगों से पैसा नहीं उठा सकते। अगर आपको लोगों से पैसा रेज करना है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके अपनी स्कीम दिखा के लोगों से पैसा रेज करना है डायरेक्टली,
तो आपको पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप पब्लिक कंपनी बना लेते हो तो आपको इजीली आप फाइनेंस मिल जाता है, आप लोगों से पैसा उठा सकते हो, फाइनेंस उठा सकते हो लोगों से। यानी आप डायरेक्टली अपने शेयर किनको बेच दो, फिर लोगों को बेच दो, और लोग अगर आपके शेयर खरीद लेते हैं, आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो डायरेक्टली मतलब इसका मतलब ये हो गया आप डायरेक्टली पब्लिक के बीच आके पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, जो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में आप ऐसा नहीं कर सकते, या किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब कंपनी की कुछ ना डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि कंपनी की कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, अब कंपनी की कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहले कंपनी की डिसएडवांटेज है फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस। अब अगर आपको कंपनी बनानी है तो कंपनी में बहुत सारी बनाने में फॉर्मेलिटी लगेगी, बहुत सारे एक्सपेंस लगेंगे। यानी जब आप कंपनी बनाओगे तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फाइलिंग फीस पे करनी पड़ेगी, आरओसी के पास आपको कई सारे डॉक्यूमेंट एमओए एओए सबमिट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है कब आप कंपनी बनाते हो। ठीक है, पार्टनरशिप में तो क्या है, आप घर पे बैठे हो, आपने अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया ओरली या रिटर्न में, और आपने चालू कर दिया अपना बिजनेस। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर इंकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, और उस रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, फाइलिंग फीस लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, सब लगेगी। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है लॉस ऑफ प्राइवेसी। अब अगर आपकी कंपनी, आपने अपने बिजनेस को कंपनी बना दिया, तो आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ता है, आरओसी के पास देनी पड़ती है। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। और कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह आपको बता रखा है कि कंपनी को टाइम टू टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ती है। और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पब्लिक का आदमी आके वो डॉक्यूमेंट आरओसी के दफ्तर से चेक कर सकता है। और यानी पब्लिक कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक, मतलब वो सॉरी, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक होती है। यानी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, अपने अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स टाइम टू टाइम आरओसी को एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है। और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो कोई भी आदमी इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन देख सकता है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन छुपी नहीं रह सकती। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो आपके अकाउंट्स, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती। ठीक है, तो प्राइवेसी रहती है पार्टनरशिप वगैरह में, लेकिन कंपनी में भाई प्राइवेसी नहीं रहती। नेक्स्ट है फीचर कॉरपोरेट गवर्नेंस का। अब क्या होता है भाई, अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, अब अगर मान लो सपोज करो आपकी कंपनी अच्छी है, तो वो क्या करेगी, टाइमली जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको टाइमली किसी लॉ के अंदर फाइल करने हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास, तो आप टाइमली अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करोगे। ठीक है, आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे। जैसे आपने सोसाइटी के लिए, आप देख रहे हो कि भाई जिस सोसाइटी हमारा प्रोडक्ट खरीदती है, तो आप शौचालय बनवा दोगे, कहीं पे स्कूल्स बना दोगे, कहीं पे डोनेशन कर दोगे स्कूल्स में। तो वो बहुत सारी सोसाइटी के प्रति एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी आपका प्रोडक्ट खरीद रही है, सर्विस खरीद रही है, तो आपको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मैनेजमेंट अलग रहती है और शेयर होल्डर अलग रहते हैं। और शेयर होल्डर तो कंपनी में डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर करते नहीं। और जो मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट क्या करती है, वो मैनेजमेंट इस बात पे ध्यान नहीं देती कि तो इससे क्या होता है, कई बार मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट अगर हो गई तो ऑब्वियसली कंपनी एज ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर पाती, और जो सोसाइटी के प्रति उसकी जो ड्यूटी बनती है वो फुलफिल नहीं कर पाती। और एक जो फिर इमेज है कंपनी की, वो इतनी अच्छी सोसाइटी के दिमाग में नहीं जाती। तो ये भी कई बार हो सकता है। तो ये एक फीचर समझ लो, या डिसएडवांटेज समझ लो। डिसएडवांटेज तो क्या है, एक फीचर ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है, अब जो नेक्स्ट फीचर है कंपनी का, या डिसएडवांटेज बोलो, ये है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अभी जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, ये एक डिसएडवांटेज मान लो, या आप एक फीचर मान लो इसका,
यह एक एडवांटेज मान लो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी जो कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हैं उनके एंगल से देखें, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये एक डिसएडवांटेज है उनके लिए। नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से ये अच्छा फीचर होता है, बट हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं? जो कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज देख रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल डिसएडवांटेज ही है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर इसी फोर्थ पॉइंट के ऊपर होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि डिसएडवांटेज चल रही है, तो एक बार लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, डिसएडवांटेज क्यों है, ये जो लोग कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए यही वाला पॉइंट क्यों डिसएडवांटेज है, क्या है ये पॉइंट, ये डिस्कस कर लेते हैं। और फिर अगले लेक्चर से इसी टॉपिक को वाइडली हम पढ़ने वाले हैं, यानी थर्ड लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है, कॉर्पोरेट फील्ड के ऊपर। अब क्या होता है, नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, तो कोई भी लायबिलिटी होगी वो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी के पास जो असेट है सिर्फ उसी में से वो लायबिलिटी पे की जाएगी। मेंबर्स अपने घर की असेट बेच के कंपनी की लायबिलिटी पे नहीं करेंगे। लेकिन कई बार कंपनी लॉ में ऐसे ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं, उन केसेस में जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको और कंपनी को एक ही मान लिया जाता है, और वहां पे कंपनी की जो लायबिलिटी है वो पे करने के लिए कंपनी के मेंबर्स लायबल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा है कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर लायबल हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कंपनी लॉ के अंदर, तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर है या कंपनी कोई मेंबर है वो फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी कर रहा है कंपनी के अंदर, तो वहां पे कंपनी और उस मेंबर को या डायरेक्टर को एक ही मान लिया जाएगा, और कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के साथ साथ वो डायरेक्टर भी लायबल होंगे। तो वहां पे कंपनी और या कंपनी के मेंबर्स लायबल होंगे, तो कंपनी के मेंबर या कंपनी का डायरेक्टर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में बोला है वो पर्सनल लायबल हो जाएगा कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो वहां पे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा, और कंपनी और उस मेंबर फ्रॉडुलेंट मेंबर को या कंपनी या फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर को एक ही मान लिया जाएगा। यानी एक पर्दा है, एक व्हील है, उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा, और वो उस पर्दे को जब लिफ्ट कर लिया जाएगा उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और वो जो जो पर्दे के इधर कंपनी थी और पर्दे के इधर जो मेंबर्स थे, जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी थी जिनकी, तो पर्दा जब हट जाएगा तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, और वो कंपनी और मेंबर्स एक ही मान लिए जाएंगे, और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाएगी और कंपनी के मेंबर्स को कंपनी की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के। लेकिन ये हर जगह नहीं है, कुछ कुछ केसेस हैं कंपनियों में ऐसे, और ये ऐसे इसलिए रखे गए हैं ताकि कंपनी के मेंबर्स कंपनी की आड़ लेके कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी के क्रेडिटर को धोखा ना दे पाए। ठीक है, तो ये एडवांटेज समझ लो लोगों के एंगल से। लेकिन जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं कंपनी बना के और वो फ्रॉड करना चाहते हैं, कंपनी बना के बिजनेस करके फ्रॉड करना चाहते हैं, उन बेचारों के लिए ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉर्पोरेट व्हील का ही होगा। कॉन्सेप्ट समझे कि हम कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पर्दा हट जाता है और कंपनी के मेंबर्स और कंपनी की कंपनी एक ही मान ली जाती है, और कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की हो जाती है, पर्सनली मेंबर्स लायबल हो जाते हैं कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो ये ऐसा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है ये समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, और देखते रहिए। लेक्चर 2 था ये, लेक्चर 3 शुरू होगा नेक्स्ट। थैंक यू, बाय।